And this Jain ji is a big fan of another man who is omnipresent in the world today. Very, very powerful, magnetic personality, Sri Narendra Modi. So, let us sit. So, Jain ji, tell me, how did it start off with Modi ji? How did you get to know him, and you impressed him, he impressed you, a dosti came out. How did it happen? घटना ऐसी हुई कि मैं 14 नवंबर 1999 में, आप लोग गए होंगे जिंदल में, कोई गया हुआ है नेचुरोपैथी में? कोई गए हुए यहाँ से जिंदल नेचुरोपैथी? मैं जिंदल नेचुरोपैथी में ठहरा हुआ था, तो मेरे मित्र बन गए थे उस समय जलप्पा, जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हुआ करते थे। तो जलप्पा साहब के जाने के बाद एक VPIP वो कॉटेज है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं, तो वो खाली हो गई। 17 तारीख को मोदी जी आ गए थे वहाँ पे। तो किसी ने मेरे को बताया कि आप तो मैंने सरकास्टिक वे में बोला, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलते हो, तो एक मोदी जी और आ गए, उनसे आप मिल लो। तो मैं उनसे नमस्कार किया। आपका नाम नरेंद्र मोदी है? बोले हाँ जी, मेरा नाम नरेंद्र मोदी है। मैंने अपना परिचय दिया उनको। पता नहीं उनको कैसे याद था। उसी मॉर्निंग में सुबह में एक हम लोग की लाफिंग क्लब टाइप की चलती है, जिसमें यूजुअली क्या करते थे, वहाँ के डॉक्टर रेड्डी थे, वो मेरे को बुला लेते थे कुछ ह्यूमरस बातें बोलने के लिए। तो मैं उस दिन बोल रहा था कि भाई जैसे हम लोग श्री गणेश लिखते हैं, तो जो कंपनियां होती है बाहर की, वो मेरा नाम लिखती है TARA। T माने ट्रांसपेरेंसी, A मीन्स अथॉरिटी, R मीन्स रिलायबिलिटी, A मीन्स अकाउंटेबिलिटी। तो मोदी जी को शायद था, तो अचानक मेरे को बोले मोदी जी, बोले जैन जी आप सुबह आप ही बोल रहे थे कि ये? मैंने कहा हाँ मैं ही बोल रहा था। तो एक लाल रंग की छोटी सी डायरी निकाले, उन्होंने बोला थोड़ा लिख दीजिए। मैंने लिख दिया। उसके बाद शाम को हम लोग तो फ्रेंडशिप हो गई, ज़्यादा लोगों के साथ तो मिलते नहीं थे, वो मेरे साथ ही ज़्यादा फ्रेंडशिप रही उनकी। तो शाम को मैं, जैसे मेरी आदत है, ऑर्गेनाइज कर रहा था। लगभग 500 पेशेंट रहते वहाँ। तो मैं शाम को गया तो मैं मोदी जी को बोला सर आप कुछ बोलिए। बोले नहीं जैन जी, हम क्या बोलेंगे, हम तो पॉलिटिशियन हैं, आप थोड़ी हंसी मजाक की बातें बोल लेते हो, अच्छा रहे आप ही कुछ बोल लो। फिर मेरा इच्छा हुई, फिर 10 मिनट बाद उनको उठा के स्टेज पे ले गया। बोले नहीं मैं नहीं बोलूँगा आपके सामने, प्लीज़ माफ़ करिएगा। ठीक है भाई, नहीं बोले। इतने में हम लोग उठ के चले गए। तो यूजुअली बात होती रहती थी। तो दूसरे दिन मेरे को बोलते हैं कि जैन जी हम लोग तो ये राजनीति की बात बोलते हैं, तो आप वर्ड मेकिंग बहुत अच्छा करते, थोड़ा हमें भी बता दीजिए। तो मैंने उनको कुछ ऐसा बताया, जैसे आप सर याद रखिए तो आपको पूरी फैमिली याद रहेगी, गांधी फैमिली की कैसे डेथ हुई। ऑफ कोर्स बहुत ट्रेजिटिक है, किंतु एक बात सीक्वेंस ऐसे था, मतलब सर याद रखिए तो आपको क्या याद रहेगा, पहले संजय मरा, फिर इंदिरा गांधी मरी, फिर राजीव गांधी मरा। इस तरह उनको मैंने बताया। फिर आप जापान याद रखिए तो मैच फिक्सिंग का याद रहेगा, जडेजा, अजरुद्दीन प्रभावकर, अजय शर्मा, नयन मोंगिया। इस तरह उनको मैंने कुछ बताया। तो काफ़ी मेरे से 10-12 चीज़ उन्होंने सीखी और लिखते थे। खैर सीखी तो क्या थी, वो लिखना चालू किए थे। फिर हम लोग घूमते रहते थे, तो हम लोग की बातें ऐसे चलती रहती कि भैया आप भी फॉरेन घूम के आए हो, उसके पहले मैं गया ही था। तो मैंने कहा हम लोगों की सफाई क्यों नहीं रहती है अपने देश में? बोले होगी क्यों नहीं, पैशनेट हो जाइए एंड प्ले विद दैट वन, तो होगी। तो हम लोग भी ऐसे ही, कोई प्लास्टिक वगैरह वहाँ तो बहुत कम रहता था, इक्का दुक्का प्लास्टिक रहता था, मैं उठा लेता था, वो भी उठा लेते थे, हम लोग फेंक देते थे। वो एक मेरी हैबिट सी बन गई है। जैन जी, और एक मोदी जी का जो PMO है, वहाँ आपका यूज किया हुआ कुछ है, आप बोल रहे थे? हाँ ऐसा हुआ कि जब मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था ना कि प्लास्टिक का बैन हो गया, सब कुछ हो गया, तो आज आए नहीं, इंद्र मदन जी थे हमारे, सिद्धार्थनाथ सिंह के ससुर जी, तो मेरे फ्रेंड हैं। और सिद्धार्थनाथ सिंह जी यहाँ पे प्रभारी थे BJP के। तो मेरी एक स्टिक रहती है जिससे मैं क्लीनिंग करता हूँ, और मैंने उनको एक लेटर भेजा था, स्टिक भी भेजा था। उन्होंने कंफर्म किया कि मोदी जी ने एक्सेप्ट कर लिया और थैंक यू बोले थे। बस इतनी बात हुई है और कोई खास बात नहीं हुई। Fantastic. So this man has his memories left in the PMO also. Now let me get into a different chapter. I was making a film on Robindra Sarovar.
আপনারা যারা বাঙালিরা আছেন আমাদের খুব প্রিয় লেক, অনেকে এখানে মর্নিং ওয়াকাররা আছেন, ইভিনিং ওয়াকাররা আছেন। So I used to go to the lakes very often at that time, and in the year 2015 and 16 I was shooting. I was shooting unplugged, you know, I didn't have my team, I just used to take a camera and just take some shots. I used to interview a lot of people. People used to talk about, you know, how lake is a big parivar. I used to observe a man, which later on is, I came to know he's Tarachand Jain, who used to take a stick and pick up plastic from different places in the lake. তো আমি অবাক হয়ে ভাবতাম ইনি কে। তো অনেককে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে এর নাম তারাচাঁদ জৈন। সবাই আমি জিজ্ঞেস করতাম যে কেন উনি এরকম করছেন। অনেকে বলতো উনি নিজের মনে করেন, কোনো এর পেছনে কোনো মানে আলাদা কোনো কারণ নেই। I said I have to take this man's interview, and once I came to know his story, we made the film. It was launched in 2017. Immediately the entire national media went and grabbed him, and he, you know, came to know about the people started calling him the plastic man of Kolkata. So he immediately gained a lot of popularity, and you have to believe me, many of the morning walkers and evening walkers took sticks from him and they started cleaning up plastic also. This has been the man's story, and it has been tremendous successful because he has been a true change maker as far as Rabindra Sarovar is concerned. So Jain ji, आप बोले ये प्लास्टिक का साथ आपका जर्नी का शुरुआत कैसे हुआ? लगभग याद आ गई उनकी, यहाँ पे फिर मोदी जी की बात आ जाएगी। लगभग उसी दिन से आरंभ किया था मैंने, जिस दिन से मोदी जी चीफ मिनिस्टर बने थे वहाँ से। तो सफारी पार्क में मैं क्लीनिंग करता रहता था, और उसी समय मेरे को अचानक क्या हुआ, एक माइस्थीनिया ग्रेविस बीमारी हो गई है। आई एम सफरिंग विद दैट वन। तो बड़ा नर्वस हो गया था। तो मैं डॉक्टर से पूछा, सर क्या करें? बोले देखिए एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ाइए। मेरे भाई साहब की एक अपने परिवार की जूट मिल है, तो मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ पे मैं ऐसे कटिंग करता रहता था, पेड़ों का सफाई करता रहता था ऑक्सीजन लेने के लिए। अचानक मैं देखा वहाँ हमारे मिल में पेड़ है, उसके भीतर में प्लास्टिक बहुत है। तो मैं उनको प्लास्टिक को निकालने लग गया। ऐसा मेरे को प्लास्टिक ऐसा निकाला कि हमारे मिल में तो कुछ असुविधा तो है नहीं। एक वहाँ से रोड ली, उसके भीतर में हुक लगाया हमारे बेलिंग हुक का, और उससे मैं निकालने लग गया। मुझे पता नहीं ऐसा वेव लगा कि भाई तुम यहाँ नहीं और भी जगह बहुत है, निकालो। और मैं धीरे धीरे लेक के लगभग 300 पेड़ होंगे लेक में, सभी का मैंने भीतर से प्लास्टिक निकाला होगा, जिसके क्वांटम मैं बोल नहीं सकता, 2 लाख थे कि 3 लाख थे पता नहीं है। ये काम मैं लगभग 20 से 22 वर्ष से कर रहा हूँ। आज तो लेक जीरो प्लास्टिक हो गई है, भगवान की दया से लोग भी थोड़े सजग हो गए हैं, गवर्नमेंट भी सजग हो गई है। From the plastic man, this man has now become the green man of Rajasthan. He was, you know, suddenly he vanished from the map of Kolkata. But I used to get phones from Tamkor. Tamkor is a very small place which is Jain ji ka native place. Tamkor is from where Tarachand Jain hails. It's in which part of Rajasthan? ये झुंझुनू में है। Okay. So that is in the north or south or east or west? This is towards Haryana. Towards Haryana. Okay. So he went there, and he again was a change maker. He was a transformation man. So let us hear from Mr. Tarachand Jain, from Plastic Man, how this man came to know as the Green Man of Rajasthan. Yes, sir. ऐसा हुआ कि हमारी 150 वर्ष पुरानी हवेली है। 1960 में हम कलकत्ता आए थे। 60 वर्ष बाद मैं वापस गया था अपने गांव में। माँ हमारी मेरे को बोली, बेटा अभी मेरी माँ नहीं है, और माँ ने मेरे को कहा कि बेटा जाके संभालना पड़ेगा उस हवेली को, क्योंकि मेरा भी माँ का भी जन्म हुआ था, भाई साहब का भी हुआ है, मेरा भी हुआ है, मेरे पिताजी का भी जन्म वहीं हुआ था। बोला उस हवेली को मत खराब होने देना। मैं उनकी दुआ लेके वहाँ गया था, और उसमें 2-3 साल में मैंने काफ़ी काम कराया, और आज तो वो ग्रीनरी हो गई है। जो एकदम जंगल था, इवन गाय भी नहीं जाया करते थे। अभी मैंने वहाँ पे लगभग 30 पेड़ लगाए हैं, वहाँ पे वेजिटेबल लगाता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं बताऊँगा, ये है गोखरू।
गोखरू जो चीज़ है वो क्या चीज़ होती है हम लोग पहचान नहीं पाए। जिसको जलाते थे आज उसकी क्या चीज़ हो गई है, मैं इसके पहले हमारे बीच में एक आए हुए हमारे मेरे दोस्त, वो आपको अच्छा से बताएंगे। सुब्रत दा, गुबलू दा। তো গোখুর নিয়ে আমাকে বলতে বলছেন, যেটা একটু ছোট কথা বলি, কারণ কথা বলতে বলতেই বেরিয়েছে। আমি এ ব্যাপারে কোনো স্পেশালিস্ট কিছু নই। আমার 2005-এ প্রথম ওই একটা অ্যানুয়াল হেলথ চেক আপ হয়, তাতে ইউরিক অ্যাসিড হাই বেরিয়েছে। তো আমরা জানি জাইলোরিক বা এরকম ধরনের কিছু কিছু ওষুধ আছে যেগুলো অনলি স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট, সেটা খেলে ইউরিক অ্যাসিড কমে যায়। আর ইউরিক অ্যাসিড বাড়লে অনেক জয়েন্ট পেন হয়, অনেকগুলো অসুবিধা থাকে। তাতে প্রথমেই ডাক্তার বেশ ফুড রেস্ট্রিকশন করেন, রেড মিট খেতে পারবে না, মুসুরির ডাল, আরও কতগুলো আইটেম রয়েছে যেগুলো খাওয়ার বারণ হয়। ডাক্তার কাছে যেতে অ্যাজ ইউজুয়াল আমাকে সেই জালোরিকে দিয়েছিলেন। এবং পরে আমি আমাদের এক রিলেটিভ, উনি ইউরোলজিস্ট ডক্টর শিবাজি বাসু, আমার রিলেটিভে হন এবং আমি জানি না সবাই বাদে নাম জানেন, কলকাতায় নাম্বার 1 ইউরোলজিস্ট। উনি আমাকে বললো তুই কিন্তু এই গোখুরটা খাবি। আমি গোখুর কী জিনিস বুঝতে পারিনি, এটা অ্যাকচুয়ালি গোখুর। গোখুর, আচ্ছা। গোখুরু না, গোখুর। গোখুরটা কোথায় পাওয়া যায় বলে আয়ুর্বেদিক ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়। তো আমরা পূর্ণ সিনেমার পাশে ভবানীপুরে 4-5টা দোকান আছে, সেখান থেকে কিনলাম এবং মিরাকেলি কাজ করেছিল। আমি বহু বছর ধরে ওটা খেয়ে যাই, আমাদের এখন আর ওষুধ খেতে হয় না। ওই 1 চামচের মতো হাফ গ্লাসে রাত্রেবেলা ভিজিয়ে রাখা হয়, সকালবেলা ওই লিকার টি এর মতো বেরোয়, ওটা এমটি স্টমাকটা একটু ধুয়ে নিয়ে সকালবেলা খালি পেটে খেয়ে নিতে হয়। এবং এটা টোটাল সিস্টেমটাকে কিডনি ফ্ল্যাশ করে এবং ইউরিক অ্যাসিডটাকে একটা কন্ট্রোলের মধ্যে রাখে। এটা সত্যি বলছি, গোকুর সম্বন্ধে উনি যখন কথা বলতে বলতে শুনলেন, ওনার খুব অবাক লেগেছিল যে গোকুর তো আমরা আমাদের দেশে ফেলে দিতাম, কোনো কাজেই আসে না ভেবে। এটা এত উপকারী জিনিস জানি না। তো আজকের অনুষ্ঠানে আমি প্রিপেয়ার ছিলাম না, উনি হঠাৎ আমাকে ঢুকতে দেখে বললেন যে আমাকে বলার জন্য। তো এটা আপনাদের নলেজের জন্য বললাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ, অনেক ধন্যবাদ। অনেক অনেক ধন্যবাদ। এরকম অনেক সাকসেস স্টোরিরই পেছনে কিন্তু আমাদের মিস্টার জৈন অনেকেরই জীবনে বিভিন্নভাবে উনি স্পর্শ করেছেন এবং ডিফারেন্ট চেঞ্জেস হ্যাভ হ্যাপেন্ড ইন देयर লাইফস। सबसे पहले बहुत एनर्जेटिक है ये, मेरे को एनर्जी देते हैं, समझ लीजिए मेरा इंजन है ये। तो उनके लिए आप थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए मेरी तरफ से। So one energetic man saluting another very energetic man. Thank you so much for being on the stage. Jain ji, you have been very much a man from the city, Kolkata, and you have been in the national media cameras, you have been in different celebrated stages, but suddenly you vanished and you went into the oblivion and went into to your native place, which is a small village. So how could you manage and adjust? ये आप मैंने आपको दिया होगा, सब लोग देखिए, बहुत काम की चीज़ है। महाप्रज्ञ जी का जन्म यहीं से हुआ था, जिनको मॉडर्न विवेकानंद बोलते हैं। और जिस दिन मोदी जी ने उनको शताब्दी के वर्ष में इनको इसी नाम से पुकारा था, मैंने मॉडर्न युग के विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, इन्हीं को बुलाया था। तो ये दो प्रेसिडेंट बनने के बाद APJ अब्दुल कलाम ने इनको अपना गुरु माना था। तो ये इसमें लिखा हुआ है, इनकी किताब में माई फैमिली माई नेशन, आप समय हो तो ज़रूर पढ़िएगा। तो दोनों संत है, बिना संत के दुनिया रहती नहीं है। आग लगी आकाश में, धरती पर से अंगार, संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। बिना संत, ये दोनों संत है, इनकी संत की धरती में मेरा जन्म हुआ है। तो कुछ करें, कुछ नई चीज़ें बात करें। तो वहाँ पे समझ लीजिए चिल्ड्रन पार्क नहीं था, तो हमारी लगभग 1 बीघा में हमारा मकान है। तो उस मकान में मैंने चिल्ड्रन पार्क बनाया, वहाँ पे म्यूज़ियम बनाया। सब वो म्यूज़ियम हमारे डिस्ट्रिक्ट का पहला म्यूज़ियम बन गया, क्योंकि पिलानी में था, वो मॉडर्न हो गया और वो एक म्यूज़ियम बन गया वहाँ पे। और उन्हीं की कुछ दुआ समझिए कि मैं यहाँ पे ये गोखरू के बारे में मैं आपको विशेष बता दूंगा। ग्रीन मैन ऑफ राजस्थान बोल के मेरा एक वीडियो है, उसमें देखिएगा मैं मेरे हाथ से गोखरू निकालता हूँ। गोखरू एक ऐसी चीज़ है, ये गाय के खुर में लगती है, इसलिए तो नाम गोखरू है। और ये जो मुझे जो बताया है कि ये
लगभग गाय ही लगाती है इसको, इंसान नहीं लगा पाता है। गाय के खुर में लग जाता है और जहाँ गाय का गोबर होता है वहाँ अटक जाता है, वहीं पे ये लगता है। मुझे तो इतना पता नहीं था। मेरे क्या हुआ कि अचानक मैं गांव गया था, वहाँ पे खूब आम खाया, कार्बाइड का आम खाया और खूब राबड़ी पी और भिंडी रोज खाता था। और ये खाने से भिंडी एक डेंजरस फॉर आपकी यूरिक एसिड बहुत बढ़ाता है भिंडी। तो उसके बाद मेरा तो बहुत भयंकर यूरिक एसिड हो गया, बहुत दर्द हो गया, चल नहीं पाता हूँ। इधर में मेरे मिसेस की भी बीमारी हो गई, उसके भी ठीक नहीं था। उसको किसी ने बताया कि ये शिवली का पत्ता, हरसिंगार जिसको पारिजात भी बोलते हैं, उसको बताया कि इससे दर्द ठीक होता है। तो मैंने उसको गोखरू भेजा, वो ली नहीं पहले। मेरे साला डॉक्टर हैं होम्योपैथिक का, उसने कहा कि तुमको भेजा क्यों नहीं लेती हो। उसने मिला के दोनों चीज़ लेनी चालू की। महीने 1.5 महीने के बाद में अचानक उसको मैं यहाँ आया तो मेरा भी ठीक हो गया था। गोखरू ली, कुछ और चीज़ें ली, ये हरसिंगार का पत्ता साथ में लिया, मेरे भी दर्द ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे आया तो मिसेस की थोराइड की गड़बड़ थी, यूरिक एसिड की गड़बड़ थी, किडनी की प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा भाई मैं टाटा से जांच करवाता हूँ, तुम भी करवा लो। बोला मेरा क्या फ़ायदा, मैंने तो दवाई ली नहीं है। मैंने कहो करवा लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, 50% में करता है। उसने करी, उसकी सब चीज़ क्लीन हो क्या गई महीने भर के भीतर में। इतनी तब समझ में आया कि गोखरू क्या चीज़ होती है। तो मैं इनसे कहा। फिर हमारे एक दक्षिण स्टोर में हैं मिस्टर संजय बोल के, वो आज मेरे को बता रहा था कि जब कोरोना हुआ था उस समय में कोई उनकी किडनी में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि वो बेचारा कहता कि मैं मर जाता। तो उसी को किसी ने ऐसे गोखरू सजेस्ट किया। वो कहता कि मैं गोखरू खा के मेरा किडनी को पूरा ठीक किया। तो मैंने कहा यार तुम गोखरू को बेच लो यहाँ पे। बोला मैं बेचूंगा नहीं, कोई किसी को दरकार होगा मेरे यहाँ से फ्री में गोखरू मंगा के दे दूंगा, क्योंकि ये बालों में लगता है, कहीं भी लगता है। अपने तो घर में राजस्थान में कुछ ज़्यादा ही लगता है, और भी जगह लगता है जहाँ बालू होती है वहाँ ये लगता है। तो इसके हम जो करते हैं वो अलग मात्रा है, इनको बताया अलग मात्रा है। तो ये गोखरू एक अलग से एक चीज़ पैदा हो गई है। और ये मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैंने जिन जिन को बताया है जिसके यूरिक एसिड है, जिसके मैंने पार्टिकुलरली किडनी की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, मैं सच्ची कहता हूँ यदि आपका लिगामेंट्स ठीक है, ये 2 चीज़ लेते रहिए साथ में, 1 महीने के भीतर में आपको श्योर आपका इसमें बेनिफिट होने वाला है। और गोखरू का व्यवस्था करने की मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। हमारे गौ सेवा वाले हैं, ये नारायण सेवा गौ सेवा वाले, वो राजी हैं कि जिसको चाहिए हम मंगा के देंगे। क्योंकि गौ से नारायण सेवा वाले लगभग इंडिया में, ऑल इंडिया में लगभग 20-22 गौशालाओं में वो अपना दान वगैरह भेजते रहते हैं। तो गौशाला में बहुत लगता है गोखरू, तो बोले कि हम मंगा के देंगे। बिल्कुल, हम उनके लिए पूरी तरह राजी हैं। जिन भाई साहब को गोखरू की ज़रूरत है वो सारी गोखरू की व्यवस्था हम लोग के द्वारा की जाएगी। और गोखरू के बारे में आपको जैन जी ने पूरी बातें बता दी हैं, तो मैं इस पर ज़्यादा बोलने कुछ भी नहीं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।